हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएन क्लासेस। इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने चारों सिस्टम के बारे में काफ़ी चर्चा किया था। सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम एंड एसआई सिस्टम, जिसमें सबसे प्रचलित अभी सिस्टम जो है वह है एसआई सिस्टम। इन एसआई सिस्टम के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में चर्चा किए थे कि एसआई सिस्टम के अंतर्गत हम लोग 7 फंडामेंटल यूनिट्स यानी 7 आधारी मात्रक को लिया था, जिसमें लेंथ के लिए हम लोगों ने मीटर लिया था, ये किलोग्राम, मास के लिए किलोग्राम को लिया गया था, इसी प्रकार टाइम के लिए सेकंड को लिया गया था एंड सो ऑन। तो इसमें हम लोग एक क्वेश्चन को यहाँ पर अरेज करते हैं कि सबसे प्रचलित मात्रक यानी एसआई मात्रक को कब शुरू किया गया। तो एसआई मात्रक को 11वीं सीजीपीएम के बैठक में, 11वीं सीजीपीएम के मीटिंग में 1960 ईस्वी से इसे लागू किया गया। उस समय 1960 ईस्वी के 11वीं सीजीपीएम के बैठक में केवल 6 आधारी राशि के मात्रक को ही मान्यता मिली थी। लेकिन 14वीं बैठक यानी 14वीं मीटिंग जब सीजीपीएम की हुई, कितने में, तो 1971 ईस्वी में, 1971 में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मात्रक मोल को भी इसमें ऐड किया गया। तो अभी फिलहाल हम लोग इस क्लास में चलेंगे यह 7 फंडामेंटल यूनिट्स जो हैं उसे किस प्रकार डिफाइन किया गया है। तो जो हमारे सिलेबस के अनुसार से यानी जो हमारे बुक में अभी तक चलते आ रहे हैं उसी डिफिनीशन को हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन उसे पढ़ने से पहले कुछ इसके बैकग्राउंड की जानकारी भी हमें आवश्यक है। तो इसीलिए कुछ हम हल्का बैकग्राउंड की जानकारी देते हुए तब हम उस पर पहुंचेंगे। तो फिलहाल देखा जाए कि वास्तव में मीटर जो है वह मीटर अभी जो हम लोग यूज करते हैं वो मीटर की खास लंबाई, सपोज इतना लंबाई है, तो यह इतना लंबाई मीटर को क्यों माना गया। सीजीपीएम के बैठक में इतना लंबाई, आखिर इस लंबाई को लेने का कोई ना कोई आधार होगा। यह लंबाई क्यों इतना लिया गया। तो यह 1975 की बात है, 1975 की बात है। 1975 ईस्वी में सीजीपीएम के बैठक में सबसे पहले लिया गया कि अर्थ जो हमारा है वह लगभग स्फेरिकल है, और यह अर्थ जो स्फेरिकल है उसमें ये ठीक बीचों बीच यानी इक्वेटर है, और यहाँ से एक मेरिडियन जो इक्वेटर से होते हुए गुजरती है, यह मेरिडियन जो पेरिस से होते हुए गुजरती है, पेरिस से होते हुए गुजरती है। इस मेरिडियन को यानी इक्वेटर से नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल हुआ, इक्वेटर से नॉर्थ पोल के बीच का जो मेरिडियन है इसे 10 मिलियन पार्ट में बांट दिया गया। छोटे छोटे पार्ट में इसे 10 मिलियन पार्ट्स में बांट दिया गया, यानी 10⁻7 पार्ट में, यानी 10 मिलियन पार्ट में इसे बांट दिया गया। और यह प्रत्येक पार्ट यानी इसका जो एक पार्ट है, एक बीच का जो गैप है, इस बीच के गैप को यानी प्रत्येक पार्ट को 1 मीटर कहा गया। ठीक है, तो उस समय इसको मान लिया गया, और पूरे विश्व जो है यानी जो देश इसमें सीजीपीएम के बैठक में शामिल थे उन सबों ने इसको मान करके और तब चलना शुरू किया। बाद में देखा गया कि वास्तव में यह अर्थ जो है फुल्ली स्फेरिकल नहीं है, इसका शेप फुल्ली स्फेरिकल नहीं है, पूरी तरह गोलाकार नहीं है। ऐसी परिस्थिति में देखा गया कि इसका जो लंबाई जो लिया गया, लंबाई का जो खास यह माप लिया गया, वो माप पूरी तरह एक्यूरेट नहीं आता था। वास्तव में यह इसका माप जो लिया गया था वह माप क्या था, ज्योमेट्रिकली लिया गया था, ज्यामिति के आधार पर लिया गया था। लेकिन उसमें साइंटिस्ट लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, क्योंकि पृथ्वी जो है वो वास्तव में पूरी तरह स्फेरिकल, पूरा गोला नहीं है। ऐसी परिस्थिति में इन्होंने क्या किया, जो फिलहाल उतना ही इसके पास में तजुर्बा थी, इसीलिए उन्होंने क्या किया, इसके एक पार्ट को लेकर के
और उसी का आधार बना करके और तब एक बार बनाया और इस बार को फ्रांस के पेरिस शहर में सेवरिस नामक जगह पर 1799 में 1799 यानी 1799 में यह एक बार बनाया गया। यह बार जो बनाया गया इसमें 2 जगह पर मार्किंग किया गया और यह मार्किंग के बीच का लेंथ जो था उसे 1 मीटर माना गया, इसी लेंथ के बराबर को। अब यह बार जो बनाया गया यह वास्तव में 2 प्लैटिनम एंड इरिडियम प्लस इरिडियम, प्लैटिनम और इरिडियम धातु से बने हुए थे, मेटल के बने हुए थे। यह प्लैटिनम एंड इरिडियम एलॉय था। प्लैटिनम एंड इरिडियम का एलॉय से बना यह बार जो था, यह प्लैटिनम इसमें 90% था और यह इरिडियम इसमें 10% था। सवाल उठता है कि प्लैटिनम और इरिडियम को ही क्यों चुना गया? तो चूंकि इसमें जंग नहीं लगे बार में, इसका डिसइंटीग्रेशन नहीं हो, इसीलिए प्लैटिनम चुना गया और इरिडियम इसको स्ट्रेंथफुल बनाने के लिए इरिडियम को लिया गया। इन दोनों से मिलाकर के एक बार को तैयार किया गया और इसे 7th मीटिंग जो हुई सीजीपीएम की 1927 में इसे उसमें पेश किया गया। 1927 में जब पेश किया गया तो इसमें देखा गया कि यह बार जो है चूंकि मेटल का बना हुआ है तो इस पर टेम्परेचर प्रेशर का प्रभाव पड़ सकता है, यह बेंड कर सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में इसमें सुधार लाया गया। 1927 में 7th सीजीपीएम की मीटिंग में इसमें क्या किया गया? सुधार लाया गया। तो सुधार क्या लाया गया? तो इसको 0 डिग्री सी पर रखा गया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा गया, टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिया एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर इसे रखा गया। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसे रखा गया। इसके बाद इसमें देखा गया कि जो फिर भी इसमें बेंडिंग हो सकती है, इसके लिए इसने क्या किया कि इसी बार में 2 आधार लिया गया, 2 आधार इसमें सेट किया गया जो सिमेट्रिकल हो। सिमेट्रिकल मतलब यहाँ से जितनी दूरी पर यह बार है आधार है उतना ही दूरी पर इस इंड से भी इसको लिया जाए। अब यह जो आधार दिया गया, यह आधार कितना था? तो इसका यह जो था यह 1 cm डायमीटर का था, 1 cm डायमीटर वाला था। ये दोनों 1 cm डायमीटर का था और इसके बीच की दूरी जो थी वह था 571 mm की, मिलीमीटर की। इनके बीच की दूरी रखी गई और तब इसे रखा गया। लेकिन इतना के बावजूद भी, इसमें सुधार करने के बावजूद भी वैज्ञानिक लोग जो थे इससे सेटिस्फाइड नहीं हुए, क्योंकि यह सभी जगह हर जगह अवेलेबल नहीं थी। इसका इस प्रोटोटाइप का जो मान लीजिए दूसरा कॉपी बनाया जाएगा तो उसमें भी कुछ एरर आ सकते हैं। सभी जगह ये अवेलेबल नहीं है। इसके लिए अगर दूसरे देश को लेना होगा तो उसको फ्रांस को जा कर के प्रपोज करना पड़ेगा, उसे लेना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में साइंटिस्ट लोगों को इससे भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। इस बार को नामांकित किया गया। इस बार का नाम वास्तव में क्या दिया गया? इस बार को दिया गया ली ग्रांड के प्रोटोटाइप। इस बार का नाम दिया गया ली ग्रांड डी प्रोटोटाइप। ली ग्रांड के प्रोटोटाइप इस बार को कहा गया। लेकिन इसमें भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने की वजह से वैज्ञानिक ने सोचा कि इसको क्यों नहीं हम लोग लाइट के प्रॉपर्टी के आधार पर इसके लेंथ को हम लोग डिफाइन करें। तो लाइट के प्रॉपर्टी के आधार पर फिर बाद में इसको डिफाइन किया गया, जो इन 1960 यानी एसआई मात्रक जब से शुरुआत की गई, यानी 1960 ईस्वी से, यानी सीजीपीएम की 11वीं बैठक में इस
डिफिनीशन को मान्यता मिली, यानी यह डिफिनीशन जो है वो लाइट के वेवलेंथ के आधार पर इसे दिया गया। लाइट के वेवलेंथ के आधार पर दिए गए डिफिनीशन कुछ इस प्रकार हैं। 1 मीटर इज द डिस्टेंस कंटेनिंग 1650763.73 वेवलेंथ ऑफ ए पर्टिकुलर ऑरेंज रेड लाइट एमिटेड बाय क्रिप्टन 86 एटम्स इन वैक्यूम एट लो टेम्परेचर। तो इसमें दिया गया है कि क्रिप्टन 86 एटम्स जो हैं वह क्रिप्टन 86 जैसे मान लिया जाए कि यह एक एटम्स है जिसके बीच में यह पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होते हैं। तो ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट होते हैं, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इन सभी इलेक्ट्रॉनों की अपनी फिक्स ऑर्बिट होती है, फिक्स कक्षा होती है। लेकिन इसी कक्षा में यदि 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उन सभी इलेक्ट्रॉन्स का अपना एक एनर्जी लेवल होता है, यानी ऊर्जा स्तर होता है। ये इस ऊर्जा स्तर में यानी एक ही ऑर्बिट में अलग अलग ऊर्जा स्तरों में यह इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं। तो मान लिया जाए कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और एक इलेक्ट्रॉन इस स्तर में है। ये इलेक्ट्रॉन जब एक इस स्तर में है और एक अगले स्तर में है, तो यहाँ से जब इस इलेक्ट्रॉन को यानी सबसे लोअर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी दी जाती है, एक्स्ट्रा एनर्जी, चाहे आप हीट करके दीजिए या कोई इलेक्ट्रिक सोर्स से दीजिए, जब एक्स्ट्रा एनर्जी दी जाती है तो यह इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्साइटेड होकर के यानी उत्तेजित होकर के यह हाई एनर्जी लेवल में यहाँ पर आता है। ऐसी परिस्थिति में जब यह हाई एनर्जी लेवल पर आता है तो यहाँ पर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वास्तव में उसका यह लेवल है, इस लेवल में यह अस्थायी रूप से रह नहीं पाता है, जिसके कारण वह पुनः अपने लेवल में आने की कोशिश करता है। लेकिन अपने लेवल में आने की कोशिश करने के दरमियान में इसके पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी दी गई है वह एक्स्ट्रा एनर्जी क्या होगी, तो वह एक्स्ट्रा एनर्जी यहाँ से एमिट करती है, यानी निकलती है, बाहर निकलती है। और बाहर निकलती है किस रूप में, वेव के रूप में, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में यह निकलती है। अब यह इलेक्ट्रिक वेव के रूप में जब निकलती है तो यहाँ पर आप लोग इससे पहले पढ़े होंगे, 9th 10th के क्लास में भी इसके बारे में जानकारी मिली होगी कि 2 क्रेस्ट के बीच में जो लेंथ होता है, इस लेंथ को हम लोग कहते हैं वेव लेंथ, और इसे लैम्डा के द्वारा सूचित किया जाता है, रिप्रेजेंटेड बाय ए लेटर लैम्डा। यहाँ 2 क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस है इसे 1 लैम्डा लिया जाता है। इसी प्रकार यहाँ से यहाँ के बीच में यह 2 लैम्डा होगा। इसी प्रकार यहाँ से एंड सो ऑन, यह लैम्डा लैम्डा करके यह वेवलेंथ जो है, यह वेवलेंथ किस कलर का होता है, तो यह है ऑरेंज रेड लाइट का, ऑरेंज रेड लाइट का है। और यह ऑरेंज रेड लाइट का जो वेवलेंथ है, यह वेवलेंथ के बारे में कहता है जब यह वेवलेंथ इतना पुर जाएगा, यानी यह बहुत छोटा डिस्टेंस होता है, तो यह वेवलेंथों की संख्या ऐसे करके जोड़ते जाइए, और जब यह वेवलेंथों की संख्या 1650763.73 यदि पुर जाए, वहाँ तक यदि इतना वेवलेंथ हो जाए, तो इतना वेवलेंथ के द्वारा जितना डिस्टेंस लिया गया, जितना डिस्टेंस को कवर किया गया, उसी डिस्टेंस को 1 मीटर डिफाइन किया गया। लेकिन इससे भी हमारे साइंटिस्ट को संतुष्टि नहीं मिली, इससे भी उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पर ट्रांजिशन जो होता है, ट्रांजिशन का अर्थ हुआ यानी इस इलेक्ट्रॉन का अपने लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जाना, ट्रांजिशन है, संक्रमण जिसको हिंदी में कहते हैं। तो यह ट्रांजिशन जो है, यह अलग अलग ट्रांजिशन के लिए अलग अलग वेवलेंथ हो सकते हैं। दूसरी बात है यहाँ पर ऑरेंज रेड लाइट, इसका भी फिक्स एक्यूरेसी, यानी आप सेंस ऑर्गन से देखेंगे ऑरेंज और रेड लाइट, लेकिन इसमें दोनों का अलग अलग फ्रीक्वेंसी फिक्स नहीं किया गया है, जिसके कारण इसमें भी कुछ एरर महसूस हुए और इसे भी अनसेटिस्फाइड कर दिया गया। इसके बाद लास्टली हम लोग अभी जो डिफिनीशन चल रहा है, कुछ इस डिफिनीशन को देखें। 1983 यानी 1983 ईस्वी में
मीटर को कुछ इस प्रकार से डिफाइन किया गया कि मीटर इज द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग 1/299792458 सेकेंड, यानी प्रकाश के द्वारा इतने सेकंड में तय की गई दूरी इन वैक्यूम मतलब निर्वात में तय की गई दूरी को 1 मीटर के बराबर माना गया। और यह लाइट का चूंकि वेग है, लाइट का प्रकाश का वेग है, तो यह सभी जगह, चाहे वो अर्थ पर हो, मार्स पर हो, जुपिटर पर हो, कहीं भी जाएंगे तो यह डिजिट बदलने वाला नहीं है, यह वैल्यू बदलने वाला नहीं है। तो इसमें कैसे लिया गया कि वास्तव में हम लोग अभी तक जो पढ़ते आए हैं उसमें देख रहे हैं कि जो प्रकाश का वेग हम लोग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के रूप में जान रहे हैं पहले से। इसे हम लोग प्रकाश के वेग को c से सूचित करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर वास्तव में यह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड यही डिजिट है। इसी डिजिट को राउंड ऑफ में लिखा गया, जैसे यहाँ पर 299792458 इसको यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ, यानी 2.99792458 लिखें तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके 10⁸ लिख सकते हैं। और इसी को यदि राउंड ऑफ लें तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ऐसा लिखते हैं। तो अब यहाँ पर हमारा डिफिनीशन कहता है कि वैसे भी लाइट जो है वह 299792458 मीटर ट्रेवल करती है 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में ट्रेवल करती है। तो यह इतना मीटर है, हमें डिफिनीशन लेना है 1 मीटर का। तो 1 मीटर कितने में ट्रेवल करेगी? तो 1/299792458 इतने सेकंड में यह ट्रेवल करेगी, कितना का? 1 मीटर का। और यही हमारा डिफिनीशन है, 1 मीटर इतने सेकंड में लाइट के द्वारा चली गई दूरी का मान है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अगले डिफिनीशन पर चलेंगे। तो अगला डिफिनीशन हम लोग लेते हैं सेकंड को। हम लोग देखेंगे कि टाइम के मात्रक यानी सेकंड को किस प्रकार डिफाइन किया गया। तो शुरू में टाइम को डिफाइन करने के लिए मौलिक स्तर पर रोटेशन को लिया गया और उसके बाद रिवॉल्यूशन को लिया गया। तो रोटेशन को लिया गया, जैसे हम लोग जानते हैं कि ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, जो पृथ्वी जो है, अर्थ जो है, वह 2 मूवमेंट अर्थ में होता है। एक मूवमेंट होता है कि वह अपने कील पर यानी अपने धुरी पर वह चारों ओर चक्कर लेती है, दैट इज रोटेशन। और एक होता है कि वह यह रोटेशन करते करते सूर्य के चारों ओर, सन के चारों ओर चक्कर लेती है, जिसको हम लोग कहते हैं रिवॉल्यूशन। तो रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन के आधार पर टाइम को डिफाइन किया गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने रोटेशन के आधार पर टाइम को यदि डिफाइन किया तो उसमें दिया गया कि एक रोटेशन को पूरा करने में अर्थ को कितना टाइम लगता है। तो बोलिएगा इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो एक रोटेशन को, जैसे उदाहरण के लिए हम लोग मान लें कि आज दोपहर को ठीक 12 बजे जिस पोजीशन में हमारी सूर्य है पृथ्वी पर, अगले दिन नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे उसी पोजीशन पर जब सूर्य हो तो उसके बीच के टाइम को हम लोग 1 रोटेशन मानते हैं। तो मान लिया जाए कि अर्थ को एक रोटेशन को पूरा करने में यदि t समय लगता हो, मान लिया जाए कि t समय लगता हो, तो ऐसी परिस्थिति में इन समय को हम लोग 24 से डिवाइड कर दें। और ये 24 क्या हो गया? आवर हो गया। इसको फिर हम लोग 60 से डिवाइड कर दें, यानी आ जाएगा मिनट में। एंड इसको फिर हम लोग 60 से डिवाइड कर दें तो यह आ जाएगा क्या? सेकंड में। और इसको माना गया 1 सेकंड। लेकिन इस प्रपोजल को भी खत्म कर दिया गया, क्योंकि इस प्रपोजल में भी देखा गया कि अर्थ हमेशा एक रोटेशन को पूरा करने में सेम टाइम नहीं लेती है। तब सवाल आ जाता है रिवॉल्यूशन पर कि रिवॉल्यूशन के आधार पर किस प्रकार इसको डिफाइन किया गया। तो रिवॉल्यूशन तो एक
पृथ्वी जो है, अर्थ जो है, वह सन के एक रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लेता है? तो एक रिवॉल्यूशन में टाइम लेता है लगभग 365.24 डेज। तो यदि मान लिया जाए कि अर्थ सन का एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में यदि टी समय लेता है, तो टी अपॉन 365.24 डेज हो गया, और 1 डेज कितने का? 24 आवर्स का। फिर इस ये 24 आवर, 1 आवर कितने का? 60 मिनट का, एंड 1 मिनट कितने का? 60 सेकेंड का, और इसको दे दिया 1 सेकेंड। लेकिन यहाँ पर भी प्रश्न खड़ा हो गया कि ये अर्थ जो है वो सन के चारों ओर जो रिवॉल्व करती है उसका भी टाइम फिक्स नहीं है, वह भी हर एक साल हर एक प्रकार का होता है, यानी कुछ ना कुछ इसमें चेंज आते रहती है। तो इसको लिया गया कि 1900 ईस्वी में अर्थ का जो रिवॉल्यूशन था उसे आधार ले लिया गया। तो 1900 ईस्वी में अर्थ का रिवॉल्यूशन लगभग वही था 365.24 डेज, और इसके आधार पर उन्होंने यही टी वाई 365 इंटू 24 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 वाई इक्वल टू 1 सेकेंड को लेकर के और चलता रहा। लेकिन इसमें भी हमने देख लिया कि एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में हर एक साल इसमें कुछ न कुछ चेंजिंग आ जाता है, तो इसको भी रद्द कर दिया गया, इसके मान्यता को भी समाप्त कर दिया गया, और इसे भी दिया गया कि इसे क्यों न हम लोग किसी यूनिवर्सल कांस्टेंट पर इसे ऐड कर दें, यूनिवर्सल कांस्टेंट के आधार पर इसे ले लिया जाए। तो देखिए अगला डिफिनेशन, इन 1967 यानी 1967 ईस्वी की बात है, सीजीपीएम के बैठक में कुछ इस प्रकार परिभाषा सेकंड के लिए लिया गया। 1 सेकेंड वाज डिफाइंड एज टू बी इक्वल टू द ड्यूरेशन ऑफ 9192631770 वाइब्रेशन corresponding to the transition between two hyperfine levels of cesium-133 atoms in the ground state। यहाँ पर cesium-133 एटम के बारे में दिया गया है। cesium-133 यानी आइसोटोप्स है cesium का। तो मान लिया जाए यहाँ पर कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी एटम जो है, कोई भी परमाणु जो है, वह परमाणु के बीच में एक न्यूक्लियस होता है, केंद्रक जिसको कहते हैं, वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसमें प्रोटॉन होते हैं, और इसके चारों ओर अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं। जिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? फिक्स होती है, ना उससे ज़्यादा हो सकता है न उससे कम रह सकता है। तो जैसे यहाँ पर इस ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन हमने दर्शा दिया, इस ऑर्बिट में भी हमने इलेक्ट्रॉन को दर्शा दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन जो इसमें फिक्स होती है, यह इस न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर काटती रहती है, लेकिन इसमें यह इलेक्ट्रॉन जो है यह अलग अलग ऊर्जा लेवल में बटा रहता है, यानी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा स्तर अलग अलग होती है। ऊर्जा स्तर अलग अलग रहने का मतलब है दोनों 2 हाइपरफिन लेवल में होती है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा स्तर में है और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखाने के लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं दूसरे ऊर्जा स्तर में, यानी एक ही ऑर्बिट में है लेकिन इनका ऊर्जा स्तर अलग अलग है, यानी 2 हाइपरफिन लेवल में है। इसका हाइपरफिन लेवल दूसरा है, इसका दूसरा है। अब इस इलेक्ट्रॉन में 2 ऊर्जा स्तर होने का मतलब है कि इसका ऊर्जा स्तर कुछ अलग है, इसका ऊर्जा स्तर कुछ अलग है। सपोज हम लोग मान लेते हैं कि यह इसका ऊर्जा स्तर मान लिया जाए 2 है और इसका मान लिया जाए 3 है। 2 और 3 ऊर्जा स्तर हैं। इन 2 और 3 में यदि हम लोग इसको क्या करें बाहर से किसी सोर्स के द्वारा यदि इसको एक्स्ट्रा एनर्जी दें, अभी देख रहे हैं डिफिनीशन में दिया हुआ है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है जब इसमें किसी प्रकार की एनर्जी नहीं दिया हुआ है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग समझ सकते हैं कि यदि एक बॉल अभी नीचे में है अर्थात वह ग्राउंड स्टेट में है, ग्राउंड लेवल में है, ज़मीनी स्तर में है, और यदि बॉल को हम लोग ऊपर उठाएं
तो बॉल को जैसे जैसे ऊपर उठाते जाएंगे उसमें पोटेंशियल एनर्जी अर्थात स्थितिज ऊर्जा उसकी बढ़ती जाएगी, हाइट के हिसाब से उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ते जाएगी। तो ग्राउंड स्टेट का मतलब है जब उसमें किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं हो। तो अभी मान लीजिए कि यह ग्राउंड स्टेट में है, इसमें किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं है। यदि इस 2 वाले इलेक्ट्रॉन्स को, जिसका एनर्जी हमने 2 लिया, मान लिया जाए यहाँ पर ले लेते हैं समझने के लिए, यदि इसका हमने 2 लिया एनर्जी और यह 3 है, तो जब इस 2 वाले इलेक्ट्रॉन को हम इसमें एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो यह क्या होता है, एक्साइट होकर के तीसरे एनर्जी लेवल में चली जाती है। लेकिन तीसरा एनर्जी लेवल में हमारा रूल कहता है कि एक एनर्जी लेवल में केवल एक इलेक्ट्रॉन ही रह सकता है। तो जब यह यहाँ से इस लेवल में आएगी और चक्कर लगाना शुरू करेगी तो यह हमारे रूल का उल्लंघन करेगा, यानी यह इलेक्ट्रॉन कहेगा भाई तुम्हारा यह स्टेट नहीं है, तुम अपने स्टेट में जाओ। तो यह यहाँ से अभी चला आया यहाँ पर अस्थायी तौर पर, लेकिन यह पुनः जब यहाँ पर इसे बाधा हुई तो यहाँ से पुनः यह अपने स्टेट में आएगा। यह पुनः अपने स्टेट में आएगा तो लेकिन अभी इसके पास है कितना, 3 आ गया है, एक्स्ट्रा एनर्जी दिए हैं तो 2 से 3 हो गया है। लेकिन यह 3 से पुनः 2 में आएगा तो कैसे आएगा, तो एक एनर्जी जो इसमें एक्स्ट्रा हमने प्रोवाइड किया था वह एनर्जी को यह क्या करेगा, एमिट करेगा। और यह एनर्जी जो एमिट होती है वह वेव के रूप में एमिट होती है। तो वेव के रूप में एमिट होती है, मतलब वेव के रूप में यह रेडिएट करती है और यह रेडिएशन जो है यहीं से लाइट का फॉर्मेशन होता है। एक इक्वेशन जानते होइएगा, E = h न्यू, जहाँ पर न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, मतलब आवृत्ति है। यही आवृत्ति हमें बताती है कि यह जो रेडिएशन है यह किस आवृत्ति की है, यह लाइट है या इंफ्रारेड वेव रे है या एक्स रे है या मान लीजिए रेडियो वेव रे है, कौन सा है यह फिक्स करता है कौन, इसका फ्रीक्वेंसी। तो मान लिया जाए यहाँ पर हमने लिया कि यह लाइट के रूप में यह निकलती है। अब यह जब लाइट के रूप में निकलती है तो यहाँ पर देखें हम क्या, एक लेवल से दूसरे लेवल में गया और दूसरे लेवल से पुनः उसी लेवल में पहुंच गया। तो इस बीच में कितना टाइम लगा, यह टाइम जो है, जितना टाइम इसमें लगा उसी टाइम को हम लोग कहते हैं आवर्तकाल, टाइम पीरियड। यानी यहाँ से यहाँ पर जाना और पुनः यहाँ से अपने पूर्व स्थिति में आने में जो समय लगा उसी समय को हम लोग कहते हैं आवर्तकाल, या उसको कहते हैं हम लोग कंपन काल। यानी यह एक कंपन पूरा किया। अगर वेव के रूप में देखें तो यहाँ से यहाँ की दूरी, जिसे हम लोग कहते हैं वेवलेंथ और लैम्डा से सूचित करते हैं, इस दूरी को तय करने में जो समय लगा वही समय यहाँ पर कहला है क्या, टाइम पीरियड। और यह टाइम पीरियड जितना टाइम होता है उस टाइम को यदि हम लोग मल्टीप्लाई कर दें 91926317770 से, तो यह जितना टाइम होगा उसी टाइम को लिया जाता है 1 सेकेंड। अब यहाँ पर एक तो ग्राउंड स्टेट के बारे में हम लोगों ने देख लिया। यहाँ पर एक शब्द आया है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब हो गया यहाँ एक लेवल से दूसरे लेवल में जाना और पुनः दूसरे लेवल से पहले लेवल में आना। ट्रांजिशन मतलब हो गया ट्रांसफर, यानी एक लेवल से दूसरे लेवल में ट्रांसफर होना। कभी कभी बुक में देखिएगा इसी डिफिनीशन को एटॉमिक क्लॉक के आधार पर भी इसको डिफाइन किया गया है। तो एटॉमिक क्लॉक के आधार पर भी डिफाइन किया गया है, उसमें भी यही सेम चीज़ है। उसमें दिया है कि एटॉमिक क्लॉक जो है एटॉमिक क्लॉक यह करेक्ट समय देता है। यह करेक्ट समय देता है चूंकि इसमें भी हम लोग इसी सीजियम 133 का आइसोटोप का ही उपयोग इसमें भी करते हैं। और उसमें भी डिफिनीशन में देखिएगा, बुक में दिया होगा कि उसमें भी सीजियम 133 आइसोटोप जिसका व्यवहार एटॉमिक क्लॉक में किया गया है वह इतने वाइब्रेशन में, यही
डाटा वहाँ पर भी मिलेगा। इतने वाइब्रेशन में जितना टाइम लेती है उसी टाइम को क्या कहते हैं हम लोग, 1 सेकेंड। इतना वाइब्रेशन का मतलब यहाँ पर दिए कंपन, यानी एक लेवल से दूसरे लेवल में जाना और पुनः दूसरे लेवल से अपने पूर्व लेवल में आना, यही कहलाता है 1 वाइब्रेशन, यानी एक कंपन। और एक कंपन में जो समय लगता है उसी समय को हम लोग इतना से मल्टीप्लाई करते हैं, अर्थात वह टाइम इतना बार जब होगा तो उस टाइम को हम लोग कहेंगे 1 सेकेंड। तो आज हम लोग समय के बारे में पूर्ण डिफिनीशन ले लिए, संभवतः आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसके बाद जस्ट अगला टॉपिक हम लोग किलोग्राम यानी मास के यूनिट पर चलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।